चलिए बेटा, कंजंक्शन चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा व्हाट इज कंजंक्शन, है क्या। तो बेटा कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा ये भाई और कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। अब बात आती है कि जो दो वाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। प्रकारों में इसके प्रकार होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन की स्पेशलिटी होती है बेटा, ये हमेशा एक पेयर में होता है। इसे पेयर में ही लिखा जाता है, पेयर में ही पढ़ा जाता है, और किसी दूसरे के पेयर के साथ इसे कभी भी यूज नहीं किया जाता है। जैसे ईदर का पेयर और, नीदर नॉर, ऑल्दो या दो, यट या कॉमा, बोथ का पेयर एंड, ऐसे लीस्ट का पेयर शुड, वेदर का पेयर और नॉट, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, नो सूनर का पेयर देन, और हार्डली स्कैर्सली रेयरली का पेयर व्हेन। इतने पेयर्स पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद ना बेटा हमने पोजीशंस पर डिस्कस की कि भाई ईदर और ऐसे दो पार्ट बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है, अगर पहले पार्ट में नाउन आ रहा है तो दूसरे पार्ट में भी नाउन ही आना चाहिए। पहले पार्ट में यदि एडजेक्टिव आ रहा है ना बेटा, तो दूसरे पार्ट में भी एडजेक्टिव आना चाहिए। पहले पार्ट में एडवर्ब आ रहा है तो दूसरे पार्ट में भी एडवर्ब आना चाहिए। और पहले पार्ट में कोई वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो सेकेंड पार्ट में भी सेम वर्ब का फॉर्म आना चाहिए। यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। लगभग 50-60% कंजंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल कंजंक्शंस पर, है ना। ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज हमने देखा ईदर का पेयर और होता है, लेकिन वहीं पर अगर आ जाए नॉट ईदर तो इसका पेयर क्या होगा, और, नॉर या एंड। ध्यान से देखिए, सबसे पहले नॉट ईदर जो मीनिंग देता है वो नीदर का देता है या नाइदर का देता है। तो नाइदर का पेयर क्या होता है बेटा, नॉर होता है। तो ये तो हमें क्लियर है, आइदर और नाइदर नॉर। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉट ईदर की। तो आप मुझे बताइए करेक्ट यहां पर क्या होगा, और, नॉर या एंड। सबसे पहले मीनिंग क्या आ रहा है बेटा, ना तो, ना तो, ना तो, ऐसा मीनिंग आएगा। तो आप यहां पर बताइए, ये एंड के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि ये जो एंड है ये कम से कम कितनी चीजों को बताता है, दो से ज्यादा बता सकता है, पर कम से कम कितनी बताएगा, दो। और हम तो कह रहे हैं ना तो ये ना तो वो, तो कोई भी नहीं। तो इसमें सबसे पहले एलिमिनेट होने वाला ऑप्शन कौन सा है, इसको काट दो। अब बचा और या नॉर, इसमें से बताइए। नॉर कटेगा, नॉर आएगा आंसर। चलिए देखते हैं बेटा, आंसर नॉर नहीं आएगा। नीदर होता तो पेयर होता नॉर, ये तो हमें पहले से आता है, कोरिलेटिव है। लेकिन ना ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है। अब आप यदि नॉर लगाओगे तो और नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा देखो। अब बताओ आंसर, और। तो आइदर आए तो भी और, नॉट आइदर आए तो भी पेयर जो बनता है वो और ही बनता है। बच्चों को लगता है कि पेयर नॉर बनेगा, नॉर नहीं बनेगा बेटा, पेयर क्या बनेगा, और ही बनेगा। सेंटेंस बना के बताते। जैसे मान लो कहीं पर लिखा मिल जाए, योर फ्रेंड इज नॉट ईदर यूजेबल और फेयर। अब इसी का सेम मीनिंग देगा कौन, नीदर। योर फ्रेंड इज नीदर यूजेबल नॉर फेयर। अब आप या तो नीदर बना रहे हो तो पेयर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर, और नॉट ईदर बना रहे हो तो पेयर क्या बनाना पड़ेगा, और। ये पेयर को आपको ध्यान रखना है ना। ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, तुम्हारा दोस्त ना तो यूज करने योग्य मतलब किसी काम का, और ना ही फेयर यानी क्या होता है, हाँ सच्चा या ईमानदार। फेयर यानी गोरा भी होता है, लड़का गोरा नहीं होगा बेटा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि तुम्हारा दोस्त ना तो किसी काम का है और ना ही सच्चा है।
सच्चा या ईमानदार का सेंस निकलेगा। सेम ऐसे ही तुम्हारा फ्रेंड ना तो किसी काम का है और ना ही सच्चा है। तो जैसे नीदर नॉर को अगर आप रिप्लेस करते हैं तो किससे करेंगे? नॉट ईदर से। क्लियर हुआ इतना? ईदर, उसमें किसने सपोर्ट कर दिया बेटा? ईदर ने, कि आपको पेयर और बनाना है। पर फिलहाल आपको ईदर जैसा शब्द आए ही ना, सिर्फ क्या आ जाए? नो आ जाए, नॉट आ जाए या नेवर आ जाए। तो हम यहां पर इसका पेयर क्या बनाएंगे? और बनाएंगे, नॉर बनाएंगे या एंड बनाएंगे? सबसे पहले कटने वाला ऑप्शन एंड। एंड कम से कम कितनी बताता है? 2 बातें। यहां देखो, नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। जब नहीं का मीनिंग आ रहा मतलब कोई भी नहीं है, ना तो ये ना तो वो, कोई भी नहीं है। तो एंड जो तो कम से कम 2 बताता है, तो इसको सबसे पहले आप हटाइए। अब बचा और या नॉर। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर और होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर लगाते हैं तो बेटा ये नेगेटिव फिर से आ जाएगा ना। तो हमको ना देखो, ईदर आए तो भी पेयर और, नॉट ईदर आए तो भी पेयर और नो नॉट नेवर आए तो भी पेयर और। इन तीनों के पेयर क्या बनते हैं? और बनते हैं, और मीनिंग नेगेटिव निकलेगा, ना का। ठीक है। अब एक बात यहां पर और सुनिए, ये तो हो गए पेयर की बात। अब सबसे पहले ना ये नो, ये नॉट और ये नेवर के बारे में समझो। जो नॉट होता है ना बेटा, ये नहीं का मीनिंग देता है, और नेवर कभी नहीं का। ये दोनों भाई भाई हैं। आपने मेरी पिछली क्लासेस में भी सुना होगा, मैं कहती हूं नॉट का बड़ा भाई नेवर। भाई कहां होता है? फैमिली में, है ना। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, मतलब दोनों क्या है? एडवर्ब है। कभी भी हम नो को इन लोगों का भाई नहीं कहते। नो अलग फैमिली का है, नो एडजेक्टिव है बेटा। नो क्या है? एडजेक्टिव। और ये दोनों क्या है? एडवर्ब। तो आप पोजीशन बताइए, एडजेक्टिव क्या कार्य करता है? नाउन की विशेषता बताता है, तो इसके बाद हमेशा क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। तो नॉट और नेवर के बाद हमेशा वर्ब मिलता है। एडवर्ब का काम है वर्ब को मॉडिफाई करना, और एडजेक्टिव का काम है नाउन को मॉडिफाई करना। तो अब बस ये जो कंजंक्शन के बाद हमको प्रीपोजिशन पढ़ना है एक चैप्टर, और प्रीपोजिशन के बाद हमें एडजेक्टिव एडवर्ब्स ही पढ़ने हैं बेटा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नो के साथ क्या आता है? नाउन, और नॉट और नेवर के साथ क्या आती है? तो वर्ब आती है। ये साइड की चीजें हैं, जनरली अभी आप जब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाओगे ना तो फिर ये आपको समझने लगेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। पेयर बस हमें पता होना चाहिए, पेयर और होता है ना। देखिएगा, ही हैज नो रिलेटिव और फ्रेंड, ब्लैंक कैन सपोर्ट हिम। ब्लैंक की जगह पर ऑप्शन है आपके लिए हु, whom, whose या दैट। आंसर कीजिए, क्या आएगा आंसर? दैट आएगा बेटा। दैट क्यों आएगा? हु क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर दैट की कंडीशन लगी है नो। सेम, ओनली, नो, ऑल, लिटिल, फ्यू, ये जितने वर्ड्स मैंने लिए, अगर किसी नाउन के साथ ये आते हैं जुड़कर तो इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है? तो दैट लगता है। हु, हुम या हुज नहीं लगेगा। अगर वो नो नहीं आता तो फिर हु लगता बेटा, है ना। ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में पढ़ा है। अब यहां पर हमने दैट लगा दिया। अब यहां पर नो लगाया था तो देखो नाउन लिखा रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। रिश्तेदार होते हैं नेम ऑफ एनी पर्सन कॉल्ड नाउन, है ना। अब अगर इसको नो की जगह नॉट से बनाना होता तो ये सेंटेंस ऐसा बनता, ही डज नॉट हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड। अब यहां हु आएगा, दैट नहीं आएगा। हु कैन सपोर्ट हिम। अच्छा, नेगेटिव के नॉट की पोजीशन देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हमने लिखा ही डज नॉट हैव। अब हमने यहां पर एक चीज क्या लगाई? एनी। एनी जो है नॉट के साथ यूज होता है, एनी नो के साथ यूज नहीं होता बेटा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब ट्रांसलेट करिए इस दोनों सेंटेंसेस को, बताइए कैसे बोलेंगे? ही हैज हैव का मीनिंग क्या निकलता है? पास में होना। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है।
ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो ही हैज नो रिलेटिव और फ्रेंड, क्या बोलोगे? ट्रांसलेट करो, उसके पास ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई फ्रेंड। जो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट किसका मीनिंग देते हैं? जो का, जो उसे सपोर्ट कर सके। ठीक है बेटा। अब आपने कहा उसके पास, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये पेन है, तो मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी तो बोल सकती ना बेटा, ये पेन मेरा है, मेरे पास है मतलब मेरा है। जैसे मैंने कहा द हैंड हैज 5 फिंगर्स, तो अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? द हैंड हैज 5 फिंगर्स, तो अब आप कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको? क्या ऐसा बोलोगे हाथ के पास 5 उंगलियां है? अब मान लो गाय पे निबंध आता था लिखने के लिए, गाय के पास एक पूंछ होती है, गाय के पास 4 पैर होते हैं, ऐसे बोलोगे क्या? गाय की मतलब गाय के पास है तो गाय की है, समझ में आ रहा है? तो अब आपको ट्रांसलेशन तो करना है पर फिनिशिंग के साथ, ऐसा नहीं है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना रहता है बेटा। उसके पास बोला तो हमने भी उसके पास, ऐसा नहीं, उसके पास मतलब उसका। भाई मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है मतलब मेरे कोई भाई बहन नहीं है, उसके पास एक बहन है मतलब उसकी एक बहन है, ऐसा बोलते हैं ना। हिंदी को हम लोग टाइप ऑफ वे में बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वैसे आप ट्रांसलेट भी कीजिए तो इजी रहेगा, आपकी भाषा में ट्रांसलेशन होगा, आपको कन्वीनियंट लगेगा। देखो कैसे, उसका, अब ये उसके पास को आप क्या बना दीजिए? उसका ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई फ्रेंड जो उसे सपोर्ट कर सके। दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग आएगा। अब नेवर का मीनिंग क्या होता है बेटा? कभी नहीं। तो अब हम एक सेंटेंस कभी नहीं से बना के देखते हैं और उसका पेयर क्या बनाएंगे? और, है ना? फर्स्ट फॉर्म आ रहा ना। अच्छा, एक सेंटेंस अब हम किससे बनाएंगे? नेवर से। आई नेवर लिव्ड देयर और इवन वेंट देयर बिफोर। चलो इसको ट्रांसलेट करो। आई नेवर लिव्ड देयर, मैं वहां, हेयर यानी यहां, देयर यानी वहां, मैं वहां कभी भी नहीं रहा और यहां तक कि पहले कभी वहां नहीं गया, तो वो नेगेटिव सेंस यहां तक आ रहा है। क्लियर बेटा? वेंट देयर, कभी भी पहले वहां नहीं गया। तो इस प्रकार से नो, नॉट या नेवर, तीनों का पेयर क्या बनता है बेटा? तो तीनों का पेयर और ही बनता है, नॉर नहीं बनता है। क्लियर हुई इतनी बात? ध्यान से देखिएगा, अनटिल और अनलेस। बेटा सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट हमें ये पता होना चाहिए अनटिल में कितने एल, विच वन इज करेक्ट? एमपी गवर्नमेंट ने व्यापम जब चलता था उस समय में एक एग्जाम लिया बेटा और उसमें अनटिल की स्पेलिंग पूछी। बोलो टिल की स्पेलिंग क्या होती है? ये टिल होता है। अनटिल बताओ। फर्स्ट, सेकंड? सेकंड श्योर? सेकंड या फर्स्ट? करेक्ट है बेटा। ये कई बार क्या होता है, हम पढ़ा तो ऐसा देते हैं पर बच्चा घर में जब पढ़ने बैठता है ना तो उसको लगता है कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख लिया, या हो सकता है मैडम लिखते लिखते एक एल लगाना भूल गई है, ठीक है, तो अपनी मन से लगा लेता है। अनटिल में एक ही एल लगता है, ये स्पेलिंग मिसस्पेल्ड में आ चुकी है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ये दोनों ही कंजंक्शंस है बेटा, मतलब ये कहां पर आएंगे? वाक्य को जोड़ने की जगह पर बीच में आएंगे, मिड ऑफ द सेंटेंस। अनटिल का मीनिंग होता है जब तक ना, और अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। आपको याद होगा अपन 11 12th में होते थे, 10th में होते थे, तो आपने इफ अनलेस पढ़ा है, डू एज डायरेक्ट में सॉल्व करने को आता था। जहां इफ नॉट होता था, इफ प्लस नॉट, वो दोनों को रिप्लेस करके हमको क्या सिखाते थे टीचर? कि आप अनलेस लगाइए और वाक्य को जोड़ दीजिए। क्लियर बेटा? तो यहां पर इफ नॉट, यदि नहीं, इफ नॉट का मीनिंग देता है कौन? अनलेस। अब बात को समझना, अनटिल और अनलेस
इनके मीनिंग पर जाइए, जब तक ना या फिर यदि नहीं, दोनों ही नेगेटिव के कंजंक्शन है बेटा। ना का मीनिंग दोनों में है, कंजंक्शन क्या करेगा, वाक्य को आपस में जोड़ेगा। अब पहली शर्त तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब ये दोनों ही नेगेटिव है तो इनके बाद जुड़ने वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन देखो क्या करता है, एक सेंटेंस आया, इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ता कौन है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का जो ट्रांसलेशन का जो मीनिंग आता है वो सेकंड वाले वाक्य में आता है। कंजंक्शन कहां मीनिंग देता है, पहले वाले में नहीं देता, बाद वाले में देता है, बाद वाले को जोड़ता है अपने साथ अटैच करते हुए। तो भैया कंजंक्शन का मीनिंग तो जब इसमें आ रहा है, तो जब नेगेटिव मीनिंग पहले से ही है तो अलग से नॉट, नेवर, नो ऐसे शब्द आपको पुटअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि जब भी अनटिल अनलेस दिखे तो पहला काम है आप उसके बाद वाले सेंटेंस को देख लीजिए कि वो नेगेटिव है या नहीं है, बन जाएगा इतना काम। अच्छा, दूसरा बोले मैडम अनटिल और अनलेस कहां कहां लगाए जाते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब हमें शर्त बताना हो, देखो ना, जब तक ना यदि नहीं, दोनों में क्या है, कंडीशन है। जब हमें कंडीशन बताना हो, शर्त बताना हो, तब हमें क्या यूज करना चाहिए, अनटिल और अनलेस दोनों को। लेकिन अनटिल इसका मीनिंग देखो, जब तक ना, जब तक वह मेरे पैसे नहीं लौटा देता मैं उसके यहां जाकर खड़ा नहीं होऊंगा। जब तक, बोले भैया अभी उसके पास पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके पैसे 2 महीने के बाद आएंगे और वो 2 महीने के बाद ही आपके पैसे लौटा पाएगा। तो बोले वो मेरे को नहीं मालूम, मैं 2 महीने तक उसके यहां नहीं जाऊंगा। मतलब इसमें पता क्या चीज इंक्लूड हो गई, शर्त तो है ही, शर्त के साथ इसमें इंक्लूड हो गया टाइम। जब शर्त समय के साथ हो, टाइम प्लस कंडीशन, तब अनटिल लगता है। और जब ओनली सिर्फ क्या हो, कंडीशन हो, टाइम वगैरह की बात ना हो, तो फिर क्या लगता है बेटा, तो अनलेस लगता है। क्लियर इतनी बात, अनलेस और अनटिल में समझ में आया। जब अनटिल कब लगेगा, जब टाइम प्लस कंडीशन हो तब अनटिल लगेगा, और जब सिर्फ कंडीशन हो तो अनलेस लगेगा। संविदा वर्ग 1 के पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही आया है। आप अनटिल और अनलेस के बारे में क्या जानते हैं, कंडीशन, कंडीशन, टाइम प्लस कंडीशन, कॉमा टाइम प्लस कंडीशन, मतलब दोनों में टाइम प्लस कंडीशन है क्या, नहीं। फिर क्या है, कंडीशन टाइम प्लस कंडीशन, ये आंसर भी गलत होगा। और फिर टाइम प्लस कंडीशन, कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा, मतलब कोई एग्जांपल नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप अनटिल अनलेस के बारे में जानते हो तो ये आंसर आप कर सकते हैं। तो अनटिल क्या बताता है, टाइम प्लस कंडीशन, और अनलेस को क्या बताता है, ओनली कंडीशन। बन जाएगा ये। चलिए हेडिंग बनाइए, शर्त तो है ना। एग्जाम्पल को देखेंगे बेटा, आई शैल वेट हियर, मैं यहां उसका इंतजार करूंगा, मैं यहां इंतजार करूंगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता। नेगेटिव मीनिंग है ना, जब तक ना। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा हो जाता, माई फ्रेंड डज नॉट कम, तो ये सेंटेंस नेगेटिव के, डबल नेगेटिव के कारण गलत मीनिंग देता। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये नॉट हटाना है, नॉट हटेगा तो ये डज भी हटेगा, और ये कम किस में चेंज हो जाएगा, कम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगेगा। अच्छा, ही डज नॉट कम हियर। अब बोले मैडम आपने तो बोला कि अनटिल अनलेस के साथ नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो डज नॉट लिखा है। तो बेटा पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, बाद वाले की बात। वह यहां नहीं आता है यदि उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो। क्लियर इतनी बात, मतलब जब पानी की जरूरत पड़ती है तभी वो यहां आता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन रहेगा बेटा अदर, रादर और देन। अदर रादर का पेयर बनेगा देन। आपको याद होगा अपन ने वर्ब चैप्टर में हेड बेटर, हेड रादर, वुड रादर, रादर देन पढ़ा है ना, ये वही रादर है। अच्छा, अदर हो, रादर हो, या फिर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री का भी जो कंजंक्शन बनता है वो देन बनता है बेटा, है ना। अब यहां पर ना सबसे पहले हम सेंटेंस बना के बात करेंगे।
जैसे रादर से किसी ने बोला आई वुड रादर गो देन स्टे हियर। और अदर से एक सेंटेंस बनाया आई वॉज हेल्प्ड नो अदर देन माई ब्रदर। आराम से समझना बेटा, बहुत काम की चीज सीखने वाले हैं हम यहां पर इस पॉइंट पर। सबसे पहले हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, ये वुड रादर का यूज हमने यहां पर किया। जब वुड मॉडल के साथ रादर जुड़ जाए, जब मॉडल वुड के साथ रादर जुड़ जाए तो ये पसंद बताने लगता है, पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगा, ऐसा। अब हमको ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या सिखाया हमने आपको, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे। तो अब आप पहले सेंटेंस को देखिए और ट्रांसलेट कीजिए। मैं हियर यानी यहां, देयर यानी वहां, मैं यहां, स्टे यानी रुकना, मैं यहां रुकने की बजाय, देन का मीनिंग की बजाय या के अलावा, की बजाय या फिर के अलावा, मैं यहां रुकने की बजाय जाना पसंद करूंगा। एक बार में ट्रांसलेशन आता है करेक्ट। जो भी डूअर होता है सब्जेक्ट आई, इसकी जो पसंद होगी ना वो देन के पहले लिखी होगी। तो ये बंदा क्या पसंद कर रहा है, जाना, रुकने की बजाय जाना पसंद करूंगा। अब बेटा पता है आपने ट्रांसलेशन का तरीका सीखा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे। लेकिन पता है जब आपको ये रूल पता हो तो इस रूल को अप्लाई कहां करना है, जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तब। बोले मैडम ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप, बेटा आपने वॉइस पढ़ा है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यहां मिलता है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे बोलो, पीछे से आगे आ जाओ। लेकिन जब आप पेसिव वॉइस बनाते हो तो आप बताइए, हम पेसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट को कहां ले जाते हैं, आखिरी में, बाय सब्जेक्ट में जाता है ये। तो नियम वही है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे। अब पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहां है, पीछे ही है, तो ये सेंटेंस पीछे से ही आगे ट्रांसलेट होगा। अब आप नीचे वाले सेंटेंस को देखो, सेकंड नंबर का, आई वॉज हेल्प्ड नो अदर देन माई ब्रदर। अब बच्चा क्या कंफ्यूजन में रहता है, उसको ये पता होता है कि मुझे ट्रांसलेट कैसे करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे। तो उसने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया, एकदम करेक्ट आया। तो उसी थीम पर बच्चा इसको भी ट्रांसलेट करता है। तो पता है बच्चे का ट्रांसलेशन कैसे निकलता है, आई यानी मैंने, फिर पीछे से आगे, मेरे भाई के अलावा किसी और की मदद नहीं किया, मतलब मैं मदद करने वाला और भाई लेने वाला, ऐसे आया ना। जबकि आप देखिए ये सेंटेंस किस वॉइस में लिखा है, पेसिव वॉइस में लिखा है बेटा। और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट चला गया है आखिरी में। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, मेरे भाई की बजाय या के अलावा किसी और ने मेरी मदद नहीं किया। तो मदद करने वाला भाई, लेने वाला मैं। जस्ट अपोजिट मीनिंग आ जाता है अगर आपको सही से तरीका नहीं मालूम है तो। क्लियर इतनी बात। अच्छा अभी एक छोटा सा मैं यहां पर एक चेंज करूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं। ये नो अदर को और देन को हटाकर मैं यहां सिर्फ बाय लगा दूं, तो अब हर एक बच्चे को इसका ट्रांसलेशन आ जाएगा कि मेरे भाई के द्वारा मेरी मदद की गई, मतलब मदद करने वाला भाई, लेने वाला मैं। लेकिन वहीं पर जब नो अदर देन लिखा था ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था कि अब मैं कैसे ट्रांसलेट करूं इस लाइन को। है भाई, सेंटेंस ट्रांसलेट वहीं से होगा। जैसे जब आपने बाय लिख के क्या बोला था, मेरे भाई के द्वारा, ट्रांसलेशन आपने यहीं से किया ना, उधर तो नहीं गए। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे वाली प्रोसेस आपने यूज की, पर सब्जेक्ट हमारा ये है बेटा। सब्जेक्ट मतलब कार्य को करने वाला, मदद करने वाला कौन, भाई। तो हम कहेंगे मेरे भाई के अलावा किसी और ने, नो अदर, किसी और ने मेरी मदद नहीं किया। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो कभी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दो तरीके यूज करो। जब भी आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं जिस भी लाइन का, एक सरसरे तौर पे देख लो कि वो एक्टिव में लिखा है या पेसिव में। अब जो आईबीपीएस का जिनको पेपर देना होता है ना बेटा, बैंकिंग फील्ड में जो बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं हमको तो मैडम पेसिव वॉइस आता नहीं है, आप जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं? यहां काम आ रहा है। पेसिव वॉइस की समझ होगी तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, ट्रांसलेशंस अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि एक्टिव और पेसिव देखने पर क्या फायदा है? एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है? वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखो, वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक, नहीं है तो ठीक, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यहां मिलेगा, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे। लेकिन पेसिव वॉइस की पहचान है, एक हेल्पिंग वर्ब परमानेंट मिलेगी और वर्ब थर्ड फॉर्म में मिलेगा। तो ये पेसिव वॉइस की पहचान है। तो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट यहां नहीं होता है बेटा, पीछे होता है, तो आपको पीछे से ही आगे चलना पड़ता है। ट्रांसलेशन के तरीके समझ में आए? क्लियर? चलिए आगे। कंजंक्शन रहेगा बेटा वेदर। वेदर यहां कंजंक्शन बनता है और नॉट उसका पेयर बनता है। ठीक है, मीनिंग क्या आता है? कि या नहीं। चलो ध्यान से देखो अब एक बार में, सेंटेंस को समझना। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। नो यानी जानना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। मैं नहीं जानता कि, वेदर यानी कि, ही विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। बात को समझना, मुझे नहीं मालूम है बेटा कि वो यहां आएगा या नहीं आएगा, तो मैं डाउट में हूं, मैंने कहा आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। दैट मीन्स आई डाउट, मुझे इसमें शक है कि वह आएगा या नहीं। ये दोनों सेंटेंस को हम एक ही तरीके से बोल सकते हैं। सॉरी, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, पर इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं, भैया मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि वो यहां आएगा या नहीं आएगा, कि या नहीं का मीनिंग आ गया। और एक ऐसा, मुझे इसमें डाउट है कि वह यहां आएगा या नहीं। दोनों स्थिति में बात एक ही हो रही है। अब सपोज, ध्यान से सुनना, पहले ये समझ में आया? क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनना, अगर हमने बोला आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दैट मीन्स आई एम श्योर, यस और नो? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, दैट मीन्स आई एम श्योर, मैं श्योर हूं। अब आगे की बात सुनना, आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वह आएगा या नहीं। अब आपने जैसे ही आएगा या नहीं लगाया तो मतलब तो आपको शक है, आई डाउट, ये वाला सेंटेंस सही होता। जैसे ही डू नॉट डाउट आया ना बेटा, बात को समझना, आई डू नॉट डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, दैट मीन्स आई एम श्योर। तो बंदा श्योर होगा तो किसी एक बात को लेकर होगा ना, नहीं नहीं भैया आएगा, मुझे भरोसा है, मुझे इसमें डाउट नहीं है, मैं श्योर हूं कि वह यहां आएगा। तो कि या नहीं की कंडीशन तो लगेगी नहीं इसमें। तो जब या नहीं की कंडीशन से सेंटेंस गड़बड़ हो रहा तो हमने बोला और नॉट को, भैया तुम यहां से जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि सेंटेंस डू नॉट डाउट के साथ बन रहा है। तो ये और नॉट बोले, ठीक है भैया। अब जब कोई आपको स्पष्ट बोले तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहां से जाओ, तो आप वहां बैठोगे, ठीक है जा रहा हूं मैं। तो जब और नॉट उठ के यहां से जाने लगा तो वेदर कहता है रुको और नॉट, अपन कोरिलेटिव है, लास्ट क्लास में पढ़ा था कोरिलेटिव साथ साथ चलते हैं।
अपन को रिलेटिव है, अकेले नहीं जा सकते, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो हमने वेदर से बोला देखो वेदर हमें की जरूरत है और तुम तो की का मीनिंग दे रहे हो तो तुम बैठो। तो वेदर कहता है मैं की का मीनिंग ऐसे ही नहीं देता हूं, जब मैं और नॉट के साथ जुड़ता हूं ना तब मैं की का मीनिंग देता हूं, और जब तुम और नॉट को बिठा सकते हो तो मुझे बिठा लो। तो बोले नहीं, और नॉट के बैठने से सेंटेंस मीनिंगलेस बन रहा है, गड़बड़ मीनिंग आ रहा है। तो बोले फिर मुझे भी जाना पड़ेगा। हमने कहा भैया बैठ सको तो बैठ जाओ, तो बोले नहीं आप हमें जाने दो। तो वेदर ने यहां से लिया बेटा और यहां से निकल लिया, अपने और नॉट को लिया और वहां से चला गया। अब बेटा देखो एक सेंटेंस ये बना आई डू नॉट डाउट, और एक सेंटेंस बना ही विल कम। दोनों को जब तक जोड़ेंगे नहीं तो सेंटेंस का अर्थ कहां से आएगा? जोड़ने का काम किसका होता है? कंजंक्शन का। और कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो क्या मीनिंग देना चाहिए? की का। तो सपोज अब यहां एक वैकेंसी निकली है, जगह खाली हुई है ना, तो वैकेंसी निकली है। अब वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली है? कंजंक्शन। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ऐसे वैकेंसी जैसे ही निकलती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? की का, और वो वाक्य को जोड़ने वाला होना चाहिए। अब आप लोग बताइए मुझे ऑल ओवर कंजंक्शंस में कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो की का मीनिंग देते हैं? दैट, इकलौता। अब लेकिन दैट के साथ ये तकलीफ है कि जब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन बनकर गया था, ले गए थे ना इसको प्रोनाउन चैप्टर वालों ने, अपना प्रोनाउन बनाएंगे, और वहां जाके इसने उनकी नाक में दम किया, मैं को ये नहीं होना, तो मैं मुझे सजीव भी चाहिए, तो मुझे निर्जीव भी चाहिए, तो मैं ऐसे यहां नहीं बैठूंगा, मैं अपने साथ प्रिपोजिशन को नहीं बिठाऊंगा। जमाने भर का तामझाम किया वहां जाकर बेटा। तो हमने बोला भाई दैट को लाना सही नहीं लग रहा है, पर हमने कहा चलो मिल लेते हैं एक बार जाकर, और उसको पहले बोल देंगे भैया नाटक नोटंकी नहीं चलेगी, चलना है तो इज्जत से चलो, इज्जत से बैठो, वैकेंसी खाली है, नहीं तो हम किसी और को बैठा लेंगे। हम दैट से मिलने गए। दैट कौन? कंजंक्शन। दैट का घर भी कौन सा है? कंजंक्शन। ये दैट का ही घर है ना। जब हम दैट से मिलने गए हमने कहा भैया एक वैकेंसी निकली है, की का मीनिंग देना है, और जो कि तुम की का मीनिंग देते हो इसलिए हम तुम्हारे पास आए, चल रहे हो क्या? हाँ हाँ चलो बोले। हमने कहा हाँ हाँ चलो नहीं, चलो तो चलो, चले जाते हो और वहां जाके दूसरे का दिमाग खराब करते हो। तो बोले कहाँ? हमने कहा प्रोनाउन में किया कि नहीं तुमने? तो बोले हाँ वो तो क्या है, ठीक है। तो हमने कहा यहां चलोगे तो यहाँ हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे भैया, चुपचाप चलना है, बैठना है, मीनिंग देना है तो बताओ। अरे बोले भाई मैडम ये तो अपना ही घर है ना, क्या बात है। आपने देखा होगा बेटा कुछ लोग होते हैं उनके घर में ना कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी खा लेंगे, जहां जगह मिली वही लेट जाएंगे, बोले नींद आ रही है ना। और लेकिन कहीं दूसरे के घर गए एज अ गेस्ट तो बेटा जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक आध नमूना सबकी लाइफ में होता है ऐसा। मतलब बंदा सोचता है ये आया ही काय को, और जब वो जाता है ना उनके यहाँ से तो ऐसा लगता है कितना वजन कम हो गया है, क्योंकि सुकून वाली फीलिंग आती है। और उनके घर में उनको जाके देखो बेटा आप, तो उनकी मतलब थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसी दैट ने हरकत किया है, इसके घर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, देख रहे क्या बोल रहे, चलना है तो हाँ बोल, नहीं तो हम दूसरे को ला लेंगे। क्या अपन कॉमा लगा लेते बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अपन ने दैट से बोला चल रहे हो क्या? चलो बोले। तो हमने कहा फालतू की नोटंकी मत करना, चल रहे हो तो अच्छे से चलो, अच्छे से बैठो, की का मीनिंग दो। तो बोले ठीक है। अब दैट आया बेटा और यहां पर आकर बैठ जाता है, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। अगर यहीं पर वेदर आ जाए तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है आईबीपीएस में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, मतलब जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड के या ज्यादा जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि जब आई या डू नॉट नेगेट जो आपका डाउट या डाउटफुल जो वर्ड होता है वो अगर नेगेटिव में आए तो फिर उसके साथ वेदर नहीं आता, फिर उसकी वेदर की जगह पर क्या आता है? तो दैट आता है, बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दैट सही होगा, वेदर गलत होगा। मतलब वेदर ही विल कम बोलोगे तो गलत, और दैट ही विल कम बोलोगे तो